कुलसूम बचपन ही से सुलझी हुई लड़की थी। वो मौलवी साहब की इकलौती बेटी थी। जब वो जवान हुई तो इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। एक रईस का बेटा इस पर अपना दिल हार बैठा। वो खुद ऐसी महफिलों की जीनत बनता था जहां शराब नोशी आम थी और इसके औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। जब इससे इसके दोस्त ने पूछा कि तुम तो एक रंगीन मिजाज आदमी हो, फिर तुझे इमाम मस्जिद की बेटी ही क्यों पसंद आई? इसने जवाब दिया कि ये सब चीज़ें तो मैं दिल बहलाने के लिए करता हूँ, मगर इनको मैं अपने घर की जीनत नहीं बना सकता। इसके दोस्त ने कहा, अगर तुम इस लड़की को अपनाना चाहते हो तो तुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर रईस के बेटे को गुस्सा आ गया। इसने अपने दोस्त से कहा कि ये मेरे मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। रईस का दोस्त इसी के खर्चे पर ही पल रहा था। इसने दिल में सोचा कि ये तो अक्ल का अंधा हो गया है, अगर मैं इसे नाराज़ कर बैठा तो मेरा तो खर्चा पानी बंद हो जाएगा। इसने रईस के बेटे से कहा था कि यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। रईस के बेटे ने अपनी माँ को इमाम मस्जिद के घर भेजा ताकि वो इसके रिश्ते की बात कर सकें। इमाम मस्जिद ने कहा कि मुझे सोचने का वक्त चाहिए कि मैं अपनी बेटी की मर्ज़ी ज़रूर पूछूंगा। मौलवी साहब अपनी बेटी के पास आए और कहा कि गांव के रईस की बीवी अपने बेटे के लिए हमारे घर आई थी, मैं तुमसे तुम्हारी मर्ज़ी पूछना चाहता हूँ। कुलसूम ने कहा, अब्बा जान, वो एक अय्याश और बदकार इंसान है। अगर आप मेरी मर्ज़ी पूछना चाहते हैं तो मैं ऐसे शख्स की शरीक हयात नहीं बन सकती। मौलवी साहब ने कहा कि बेटी, तुमने तो मेरे दिल की बात कर डाली। मुझे भी वो आदमी पसंद नहीं है। मैं बस ये देखना चाह रहा था कि तुम कौन सा फैसला करती हो। कुछ दिन बाद रईस के बेटे ने अपनी माँ को दोबारा मौलवी साहब के घर भेजा। मौलवी साहब ने साफ इनकार कर दिया। इसकी माँ वापस घर लौट गई और अपने बेटे को सब बताया दिया। रईस का बेटा गुस्से से पागल हो गया। इसने अपनी माँ से कहा कि इस लड़की ने मुझे ठुकराया कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं इसको ज़माने में जलील और रुसवा कर दूंगा। इसकी माँ ने इसे समझाया कि बेटा, अगर तुम एक सुलझे हुए इंसान होते तो वो लड़की तुझे किसी सूरत भी इनकार ना करती। हमारे पास मालो दौलत भी है, एक अच्छा घर भी है, मगर एक औरत मालो दौलत और घर को बाद में देखती है। पहले यही चीज़ देखती है कि वो आदमी कैसा है जो इसका हमसफ़र होगा। रईस के बेटे को अपनी माँ पर भी गुस्सा आया। वो सच्चाई सुनने का आदी नहीं था। एक दिन कुलसूम गली से गुजर रही थी, अचानक ही इसके सामने आ गया। इसने कुलसूम से कहा कि अब जिल्लत उठाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कुलसूम ने कहा कि इज़्ज़त और जिल्लत खुदा के हाथ में है। अगर वो किसी को जलील करना चाहें तो कोई इसे ऐसे मुअज़्ज़ज़ नहीं बना सकता, और अगर वो किसी की इज़्ज़त की हिफाजत करना चाहे तो कोई दूसरा इसे जलील नहीं कर सकता। ये कहकर कुलसूम चली गई, मगर रईस का बेटा अब कुलसूम को बदनाम करने के मंसूबे सोचने लगा। वो कुलसूम को जलील करने के लिए अजीब व गरीब मंसूबे बना रहा था। कभी वो खुद से ख़त लिख कर ये मशहूर कर देता कि ये कुलसूम ने मुझे ख़त भेजे हैं। कभी वो कुलसूम पर झूठे इल्ज़ाम लगाया ताकि मुझे रात को अकेले ही मिलने आती है। इसने जो मुमकिन था इसने किया, मगर गांव के सब लोग जानते थे कि ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक दिन मौलवी साहब अपने चचाजाद बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए दूसरे गांव गए हुए थे। कुलसूम और इसकी माँ भी मौलवी साहब के साथ ही थी। एक हफ्ते बाद मौलवी साहब का ख़ानदान वापस आया तो कुलसूम को पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मौलवी साहब गांव के एक हकीम के पास गए तो इसने कुछ अद्वियात दे दी और मौलवी साहब को तसल्ली दी कि आपकी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। 5 महीने बाद कुलसूम को दोबारा दर्द हुआ और इस दफ़ा बहुत शदीद दर्द था, जिसकी वजह से कुलसूम बेहोश हो गई। कुलसूम का पेट फूल चुका था। मौलवी साहब कुलसूम को दोबारा हकीम के पास ले गए तो हकीम ने दावा कर दिया कि कुलसूम हमला हो चुकी है, क्योंकि पेट के अंदर बच्चा हरकत करता दिखाई देता है। वो दौर था जब जिसमें अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सहूलत मौजूद नहीं थी। मौलवी साहब शर्म से पानी हो गए।
और कुलसूम को साथ लेकर घर रवाना हुए। रईस का बेटा हकीम के पास आया और इसने दरियाफ्त किया कि ये मौलवी साहब की बेटी को क्या तकलीफ़ है। हकीम ने रईस के बेटे को सब बता दिया। रईस के बेटे की खुशी की इंतहा न रही। वो तो इसी मौके की तलाश में था कि किसी तरह कुलसूम को बदनाम किया जा सके। इसके दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई। इसने एक मगर मौलवी का झुका हुआ चेहरा देखकर सब समझ गए कि उन्होंने न सिर्फ मौलवी साहब को मस्जिद की इमामत से हटा दिया, बल्कि ये मुतालबा भी किया कि 2 दिन के अंदर वो गाँव छोड़कर चला जाए, क्योंकि हमारे गाँव में ऐसी बेहया लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। कुलसूम अपनी माँ के सामने कस्में उठाकर कहती रही कि मुझे किसी नामहरम ने हाथ तक नहीं लगाया। मौलवी साहब तलवार ले आए और कुलसूम का सर कलम करना चाहते थे, मगर इसकी माँ सामने आ गई। इसने कहा कि मैं ये साबित करूँगी कि मेरी बेटी बेकसूर है। कुलसूम की माँ ने एक हकीम का नाम सुना था जो दानाई में बहुत शोहरत रखता था। वो दोनों कुलसूम को उसके पास ले गए। हकीम ने देखा कि कुलसूम का पेट फूला हुआ था और पेट के अंदर हरकत भी थी, तो इसने एक कमरे में कुत्ता ज़बह किया और दूसरे कमरे में बकरा ज़बह कर दिया। इसने बकरे के गोश्त से मौलवी साहब, इसकी बीवी और कुलसूम की दावत के बाद हकीम ने कुलसूम से पूछा कि कभी तुमने बग़ैर बर्तन के कहीं से पानी पिया था? कुलसूम ने बताया कि एक दिन हम शादी पर जा रहे थे, गर्मी की वजह से मुझे सख्त प्यास लगी तो मैंने एक नहर से चुल्लू भर के पानी पी लिया था। हकीम कुलसूम को इसी कमरे में ले गया जहाँ कुत्ता ज़बह किया था। कुलसूम ने कराहत भरे लहजे में कहा कि कुत्ते को किसने ज़बह किया है? हकीम ने कहा कि तुम्हारा इलाज इसी वक्त मुमकिन था जब तुम्हें इस कुत्ते का गोश्त खिलाया जाए। तुमने अभी जो गोश्त खाया है वो कुत्ते का था। कुलसूम ने जैसे ये सुना कि इसका जी मतलाने लगा और इसे एक ज़ोरदार कह आई। इसके पेट से पहले बहुत सा पानी निकला, इसके बाद एक बहुत बड़ा मेंढक निकला। मौलवी साहब ने हकीम से पूछा क्या माजरा है। हकीम ने मौलवी को बताया कि जब कुलसूम ने नहर से पानी पिया था, इस नहर में एक छोटा सा मेंढक जो इस वक्त टेडपोल की शक्ल में था पेट में चला गया और पेट में ही परवरिश पा रहा था, और जब वह पूरा मेंढक बन गया तो फूलना शुरू हो गया, बल्कि इसी तरह जैसे एक औरत उम्मीद से हो। इसके बाद पूरे गांव वालों को जब इस हकीकत का पता चला तो वो मौलवी साहब से माफ़ी मांगने इनके घर आए, मगर इस वाक़े के बाद मौलवी साहब पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी से माफ़ी मांगते रहे कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया था।